गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। ओके, इन केमिकल बॉन्डिंग में हमने इससे पहले पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद में आज पढ़ेंगे रेजोनेंस। और हाइब्रिडाइजेशन में मैक्सिमम जो कि sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 सभी एग्जाम्पल्स मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आज हम लेते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस NNC रेजोनेंस, हिंदी में इसको अनुनाद बोलते हैं। ठीक है, एम आई राइट? अनुनाद। तो प्यारे बच्चों, अनुनाद क्या होता है? अनुनाद यानी कि रेजोनेंस, जब किसी भी संरचना को एक या एक से अधिक संरचनाओं के रूप में लिखा जाता है, यानी कि कोई भी संरचना होती है उससे एक से अधिक रूप में अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसी संरचनाएं क्या कहलाएगी? अनुनादी संरचनाएं कहलाती है। और जिन संरचनाओं को लिखा जाता है उसमें क्या होता है, या तो बॉन्ड का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। रिप्लेसमेंट मीन्स दैट डिस्प्लेसमेंट होगा, बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी उसी के अंतर्गत शिफ्ट एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। लेकिन जो लिखने वाली जो संरचनाएं होती हैं, जिनको प्रत्यावर्ती संरचनाएं बोलते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग या उसी के अनुरूप होती है। ठीक है, लाइक दिस। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसा कि हमने कॉमन बेंजीन है, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। ये आपको समझाने का मैं इससे प्रयास करूँ, बहुत ही सिंपल और एग्जाम्पल है अपने सामने। जैसा कि मैंने बोला कि भाई इसमें या तो बॉन्ड को या इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, या उसी के अंतर्गत उसको घुमा सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ये यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, लाइक दिस। ये हो गया, यानी कि ये और ये। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट ये और ये, यानी कि ये थर्ड फॉर्म, लाइक दिस। इस तरह से हो गया 1 2 3। ठीक है, दैट्स राइट। यानी कि 1 फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। और फाइनली इसको आपने कई बार देखा होगा बेंजीन को, फिर इस तरह से जो एक इस तरह से भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो अनुनादी संरचनाएं कहलाती है। ये अपने ऑर्गेनिक्स जो बेंजीन केकुले स्ट्रक्चर या डेवार स्ट्रक्चर भी होती है। इसके अलावा अपन अब लेते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जिनको हम रेजोनेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। CO3 है, NO3 है, CO2 है, NO2 है, NO2 माइनस है। ठीक है, बहुत सारे। लेकिन सबसे सिंपल यानी कि रेजोनेंस क्या होता है, यानी कि बहुत ही सिंपल है। अर्थात कोई भी संरचना हुई, उस संरचना को जब हम 2 या 2 से अधिक फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 या 2 से अधिक संरचनाएं लिखते हैं, लेकिन उन संरचनाओं को अपन क्या करते हैं, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए जो फर्स्ट संरचना थी, अर्थात उसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर रही हो, व्यवहार कर रही हो। यानी कि उनकी जो उसकी संरचना में या तो बॉन्ड के द्वारा चेंज हो सकता है या इलेक्ट्रॉन के द्वारा शिफ्ट हो सकता है। यानी कि उसके अंतर्गत अपन बॉन्ड को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कहेंगे, बॉन्ड को सर्कुलेट कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। देखिएगा, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ CO2। ठीक है, अब इसको अपन लाइक दिस, ये हो गया, ये हो गया, है ना। CO2 को ऐसे लिख दिया अपन ने, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, लाइक दिस, है ना। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, एक इसकी एक स्ट्रक्चर ही होती है, लाइक दिस। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, सेकंड क्या स्ट्रक्चर हो सकती है इसकी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लाइक दिस, इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि इनको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से
NO3 का लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम किससे लिख सकते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन, ये हो गया लाइक दिस। ये है, ठीक है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक तरह से अपन जैसे अगर A B एंड C है ना, यानी कि इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसा कि इसमें बता रखा है ना, यानी कि इसको अपन इस तरह से लिखेंगे, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज है ना, NO3 माइनस, ठीक है। ये है, इसको हम लाइक दिस, अगर यहाँ नेगेटिव कर दिया, ठीक है, तो इस तरह कर दिया, ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जो स्ट्रक्चर हो गया अपन ऐसी हो जाएगी, लाइक दिस हो गई, ये आ गया और ये है ना। तो इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। इसी तरह CO3 माइनस 2 है ना, CO3 माइनस 2 को भी अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया है। तो ये अनुनाद है, और अनुनाद में से आई थिंक दैट कई बार क्या होता है, आपसे डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रेजोनेंस को परिभाषित कीजिए। अपने जो 1/2 नंबर के मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें डिफाइन द रेजोनेंस या कोई मॉलिक्यूल लिख दीजिएगा, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये तो हो गया अनुनाद। अब हम जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल है और उसमें से क्वेश्चन आता है ना, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेस्पर सिद्धांत। क्या होता है वेस्पर, VSEPRT, वेस्पर थ्योरी, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। यह अपन एक काम करते हैं, इसके पहले जैसे अपन ने रेजोनेंस अपने यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, लाइक दिस, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने देखो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, ये पढ़ लिया। सेकंड रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस, ये हो गया अनुनाद। अब रेजोनेंस के बाद में अपने केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो हाइपोथेटिकल थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अपन ने समझाया है ना, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड MOT, ठीक है। एंड वी नो दैट एंड few deficiency of the valence bond theory which was removed by the MOT और वेस्पर थ्योरी, ओके। अर्थात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो कुछ डेफिशिएंसी थी, कुछ कमियां थी, उनको अपन ने किसके द्वारा रिमूव किया, वेस्पर सिद्धांत के द्वारा रिमूव किया, ठीक है, ये हो गया। अब उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे कुछ जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है, कभी कभी TA लिमिटेशंस, इनको पूछ लिया जाता है, ठीक है, सॉरी। अब लिमिटेशंस को अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले लिमिटेशंस में क्या आता है, चूंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ओनली दोज आर दी electron, only those are the incomplete orbitals involved in bond formation, like this,
ओके, अर्थात ओनली दोज आर दी इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स, क्या बोल रहा है ये, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या बताता, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हाइपोथेटिकल बताती है, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स होते हैं, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉन अपूर्ण होते हैं, वही क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, फुल फिल इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल जो होते हैं वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। ये इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन, अर्थात वीबीटी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया या समझा नहीं सका। ठीक है, सेकंड देखिएगा आप, according to VBT, अर्थात according to VBT O2 इज डायमैग्नेटिक, क्या है, डायमैग्नेटिक नेचर। ओके, यानी अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 is diamagnetic nature, but we know that when we are comes in the MOT, जब हम MOT में आएंगे, and on behalf of the MOT we have explained that O2 is the paramagnetic nature. Okay, अर्थात ये डायमैग्नेटिक नेचर है, किसके आधार पर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर, जबकि ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का, ये ध्यान रखना, क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दैट्स राइट। अर्थात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई द O2 इज पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, अब आइए एंड थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड वी नो दैट valence bond theory only explain that covalent nature. VBT does not explain ionic character. हमने देखा है जब केमिकल बॉन्डिंग होती है तो कोवेलेंट नेचर होने के साथ साथ कुछ आयनिक नेचर भी पाई जाती है, अर्थात बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक करेक्टरिस्टिक भी होती है। इसको ये डज नॉट एक्सप्लेन आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन दी आयनिक कैरेक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ लिमिटेशंस है, और भी लिमिटेशंस है, लेकिन जिनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है। ठीक है, O2 वाला केस है, एंड कोवेलेंट नेचर, हैविंग कोवेलेंट नेचर बट डज नॉट एक्सप्लेन दी आयनिक नेचर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आज अपना आई थिंक दैट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट हो गया है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे, हाइब्रिडाइजेशन को अपन एक्सप्लेन किया, रेजोनेंस को एक्सप्लेन किया। ठीक है, एंड अब हम आ रहे हैं, जस्ट वी आर कमिंग ऑन वेस्फर्ट थ्योरी, दिस द वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो मेनी टाइम्स इन अबाउट द वेस्फर्ट थ्योरीज रिलेटेड क्वेश्चंस कम्स इन योर एग्जाम्स, अर्थात बहुत सारे टाइम्स में कई बार वेस्फर्ट सिद्धांत को पूछा गया है, ये आपको आना चाहिए। तो अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, लाइक दिस, वेस्फर्ट सिद्धांत को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अति सुंदर और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग मीन्स दैट ये है कि अगर आप इफ़ यू गेटिंग इंटरेस्टिंग, इफ़ यू क्रिएटेड इंटरेस्टिंग इन वेस्फर्ट थ्योरी, तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, और वी नो दैट एंड फ्यू डिमेरिट्स, फ्यू डेफिशिएंसी ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विच वाज रिमूव्ड बाय द वेस्फर्ट थ्योरी, एंड फाइनली वी आर कम इन द MOT, अर्थात वेस्फर्ट की कुछ लिमिटेशंस होगी, उनको कौन एक्सप्लेन करेगा भाई, MOT करेगा। ठीक है, तो चलेगा, आइए VSEPRT वेस्फर्ट। ओके, हाँ, 1940 सबसे पहले 1940 गिवन बाय सिजविक, ये ध्यान रखना, सिजविक एंड पावेल।
दैट्स राइट। एंड 1957 गिलेस्पी एंड नाइहो। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और बहुत सारी चीज़ें काफ़ी तक बहुत अच्छी है। और एक मैक्सिमम आई थिंक दैट जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ना वो किस तरह से चेंज होता है, ठीक है, उसको समझाने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। ठीक है, तो देखिएगा अब वेस्पर सिद्धांत के आधार पे कुछ नियम है, अर्थात यानी कि पहले तो वेस्पर सिद्धांत होता क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस संयोजी कोष, वैलेंस संयोजी शेल कोष, संयोजी कोष, वैलेंस शेल संयोजी कोष प्रतिकर्षण, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण सिद्धांत। अर्थात अब देखिएगा डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन। ओके, बहुत ही सिंपल है, यूँ कह सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित केंद्रीय परमाणु, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित केंद्रीय परमाणु के पास में क्या उपस्थित है, लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर उपस्थित हो। वी नो दैट अगर जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके ऊपर लोन पेयर भी होंगे, बॉन्ड पेयर तो ऑल्सो होंगे ही सही। अर्थात तो जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की भूमिका क्या होती है, उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को स्टेबल करने में अति महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अर्थात किसी भी अणु में उपस्थित जो केंद्रीय परमाणु होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या करते हैं, उस परमाणु की संरचना को स्टेबल करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, यह इसकी जो डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, ये यूँ कहता है, इसकी डेफिनेशन ये दे रखी है, किसी अणु या आयन की ज्यामिति उसके केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल है, किसी अणु या आयन की ज्योमेट्री उसमें उपस्थित जो सेंट्रल मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम होता है उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और बॉन्ड पेयर होते हैं उनके व्यवहार पर डिपेंड करती है। ठीक है, दैट्स राइट, ए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बोलती है। अब इसका नियम फर्स्ट आ जाइए माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले लोन पेयर, ठीक है, फिर है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है, फर्स्ट, फिर है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, दैट्स राइट। यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर है, यानी कि उस मॉलिक्यूल में जो केंद्रीय परमाणु है उसके पास में अगर लोन पेयर उपस्थित है, सपोज दैट हैविंग वन लोन पेयर, अगर एक से अधिक लोन पेयर है तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होगा, लोन पेयर के मध्य। फिर क्या होगा, वो लोन पेयर के बाद में मैक्सिमम रिपल्सन लोन पेयर में होगा, उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, फिर उससे कम बॉन्ड पेयर में होगा। ठीक है, ये तो पहला सिद्धांत कहता है। ठीक है, अब इसको मैं फर्स्ट नियम के आधार पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं और उनको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखिएगा आगे लाइक दिस। यहाँ पे रूल फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन, रूल फर्स्ट, ठीक है, एलपी, ठीक है, एलपी बीपी, ठीक है, बीपी बॉन्ड पेयर, ये देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में ले रहा हूँ लाइक दिस, CH4 NH3 एंड थर्ड इज द H2। ओके, अब यहां पे देखिएगा CH4 NH3 H2 हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन, sp3, ठीक है, sp3 लाइक दिस एंड sp3। ठीक है, अब देखिएगा इनके जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है, ठीक है, ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ये ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फल के। ठीक है, ये पिरामिडल होगा, पिरामिडल, और ये वी शेप,
ठीक है। अब आपने सोचा होगा कि भाई यानी कि CH4 है, NH3H2 है, तीनों में संकरण कैसा sp3 है और CH4 टेट्राहेड्रल है, NH3 पिरामिडल शेप में है और H2 V शेप है। ठीक है, अब इनका देखेगा sp3 है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो भाई ऐसा क्यों है, उसके पीछे रीजन ये है माय डियर फ्रेंड्स, भाई लोन पेयर भी है, किसी में लोन पेयर, एक लोन पेयर उपस्थित है, किसी में कुछ भी नहीं है, जैसा कि CH4 में कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, बॉन्ड पेयर है ओनली। ठीक है, NH3 में ओनली वन लोन पेयर उपस्थित है, जबकि H2 में दो लोन पेयर उपस्थित है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, इनकी ज्योमेट्री चेंज होती चली गई। अब देखिएगा यहाँ पे 160 डिग्री है, सॉरी 109 डिग्री, 160 डिग्री, 104, 30, आई थिंक डेट 28 या 18। इसको देख लेते हैं अपन कितना है। इसमें है 109, 28। ठीक है, यहाँ पे 28, 109, 28 है, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके मन में ये विचार आया होगा कि भाई इनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ज्योमेट्री क्यों लगे। तो ज्योमेट्री अलग होने के पीछे रीजन है, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे LP LP बॉन्ड पे, यानी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो माय डियर स्टूडेंट, CH4 में इसका CH4 का स्ट्रक्चर देखेगा आप लाइक दिस, ये हो गया, यानी कि हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से है ना, ये हो गया। चूँकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई लोन पेयर उपस्थित नहीं है, अर्थात ये बॉन्ड पेयर है, हाइड्रोजन से जुड़े हुए 4 बॉन्ड पेयर है, sp3 है और टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक दैट जो बॉन्ड एंगल है ना 109 डिग्री 28 इसलिए है क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए NH3 पे। ठीक है, देखेगा तो NH3 पे 107 डिग्री 18 है। इसके पीछे रीजन ये है, NH3 का देखेगा आप लाइक दिस, ये तो लोन पेयर हो गया, लाइक दिस। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वह है 107 एंड 18 का, ये हो गया, है ना। तो इसके पीछे रीजन ये है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर उपस्थित है, तो कुछ ये लोन पेयर, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, देखिएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या है, लोन पेयर LP लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कुछ रिपल्सन होगा, ये कुछ इसको इधर पुश करेगा, ये कुछ इसको पुश करेगा। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया 160 डिग्री 18 का रह गया। ठीक है, अब हम कहाँ पे आते हैं, अब हम आते हैं साहब H2O पे। H2O पे देखेगा आप लाइक दिस, यहाँ पे मैं 2 स्ट्रक्चर लिखूंगा, ये हो गया इस तरह से, है ना, ये हो गया। ठीक है, एक तो एक कंडीशन है। अब चूंकि यहाँ पे तो 1 लोन पेयर था, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो LP में ये होता है, रिपल्सन होगा ना, लोन पेयर 2 है तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा। अब यहाँ से अगर रिपल्सन हो रहा है तो ये इसको भी रिपल्सन करेगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, इसकी जो पोजीशन आ जाएगी ना वो क्या आ जाएगी, लाइक दिस, ये कितनी आ गई 104 एंड 104 डिग्री 30 मिनट, यानी कि बॉन्ड एंगल क्या हो गया NH3 के कंपेयर में छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर उपस्थित है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेम फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये हो गया कहने का मतलब, है ना। और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स है जिनको हम और अच्छी तरह से देख लेते हैं।
इसी तरह से जैसा कि NO2 प्लस है ना, NO2 प्लस, ठीक है। और दूसरा क्या है, NO2 माइनस, NO2 माइनस है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है 180, जबकि यहाँ पे कितने का है 115। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लीनियर है, जबकि इसका देखो अगर अपन देखेंगे NO2 का, NO2 प्लस में अगर अपन जाएंगे ना तो क्या होगा, संकर्ण आप देखेंगे तो Sp होगा, ठीक है। Sp होने के नाते, हालांकि Sp होने के नाते क्या हो जाएगा, इसमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, अर्थात 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। NO2 माइनस में चूंकि नाइट्रोजन के ऊपर अपन देखते हैं क्या हो जाएगा, लोन पेयर अवेलेबल है। लोन पेयर अवेलेबल होने की वजह से बॉन्ड एंगल कितना होगा, 115 डिग्री का रह गया, ठीक है। तो ये नेम फर्स्ट के अकॉर्डिंग अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बात समझ में आई होगी, आई थिंक दैट, है ना। यानी कि इस पे, यानी कि ये है ना, लाइक दिस, इस तरह से ये है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है, और नेगेटिव चार्ज है ना, कि बॉन्ड एंगल 115, ठीक है। यानी कि ये लोन पे यानी कि पुश करेगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये तो हो गई बात इनकी, ठीक है। इसके बाद में अब चलते हैं और भी केसेज है जिनको हम देखते हैं। अब नेम सेकंड पा जाते हैं अपन, ठीक है। वो और भी एग्जाम्पल ले रखे हैं, आप लोग इसको कीजिएगा, है ना। अब नेम सेकंड पा जाते हैं अपन, रूल सेकंड, ठीक है। फर्स्ट नेम वेरी इजी है, सेकंड रूल है, सेकंड नेम ये कहता है अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल आयन किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सेंट्रल मेटल आयन जिससे जो लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, अगर उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी केंद्रीय परमाणु से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा, या बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है। अगर केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, नेम सेकंड ये कहता है इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है उसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज ये है, यानी कि केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्लस लिगेंड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या डिसाइड करेगी, उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिसाइड करेगी, ठीक है। ये आगे कर सकते हैं, उसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो किस प्रकार से अरेंज होगा, वो उनकी दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पर अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, अपन जस्ट लेते हैं जैसा कि H2O है ना, H2O ले लेते हैं, है ना, लाइक दिस H2O एंड OF2, ठीक है। अब देखिएगा, नेम जो सेकंड है अपन ने इसको एक्सप्लेन विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों में केंद्रीय एटम क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें H2 है, इसमें F है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लाइक दिस, ठीक है। ये वही कंडीशन है, 104 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। इधर वही देखेगा आप, ये फ्लोराइड है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसको, हाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट, है ना। कई बार क्वेश्चन आता है वाई H2O हैविंग 104 डिग्री, ओके, बट आई थिंक दैट OF2 93 समथिंग होता है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 103 डिग्री 12 मिनट, ठीक है, 103 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। ये है
तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो वेस्पर सिद्धांत में जो नेम 2 है इसके आधार पर अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ O2 इज ग्रेटर हाइड्रोजन, ठीक है। इस केस में क्या होगा, चूंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं इनके बीच में भी रिपल्सन होगा। ये क्या करेंगे, इसको इधर पुश करेंगे, इधर इसको पुश करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको जो बैलेंस और स्टेबल कंडीशन में आने की वजह से ऐसे ये अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करता है कि 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है और वहाँ पे ये स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स वो किधर आएंगे, इस ओर। समझने की कोशिश करना, मैंने जस्ट कहा है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो डेंसिटी यहाँ क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये रिपल्सन करेंगे और बॉन्ड एंगल क्या बन जाएगा, 104/30 का, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोराइड इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। भाई यहाँ पे क्या फ्लोराइड की ज़्यादा है, हम जानते हैं। अब अपन जानते हैं भाई यहाँ का तो मामला यही सही है, तो दैट्स राइट, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो बंद के इलेक्ट्रॉन है ना, वो किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिपल्सन, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा हो जाएगी ना, तो दूरी बढ़ जाएगी और यहाँ रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए बॉन्ड एंगल भी 103 डिग्री 12 मिनट का रह जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट ये पॉइंट आपको क्लियर आया होगा। सेकंड जो रूल है, दिस इज अ वेरी सिंपल और इजीली एक्सप्लेन करने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और भी एग्जांपल इसके ले लेते हैं अपन। इसी तरह से अपन ले लेते हैं अब NH3 और NF3, ठीक है। NH3 एंड NF3। चूँकि NH3 में जो बॉन्ड एंगल है लाइक दिस, ये है इसे लाइक दिस, चूँकि पिरामिडल शेप है, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन, फ्लोराइड, ठीक है। आई थिंक दैट बॉन्ड एंगल कितना है इसमें, 102 डिग्री का, ठीक है, 102 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 18 मिनट से। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता वाई NH3 हैविंग 107 18 डिग्री, ओके, बट इन केस ऑफ द NF3 हैविंग 102 डिग्री, ठीक है। तो इसको आपको रूल 2 के आधार पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल। तो अब यहाँ देखिएगा इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, इस केस में ये हो जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं मेरी ओर से कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ द केमिस्ट्री का जो रूल है, केमिस्ट्री के सिद्धांत के आधार पर किस तरह से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। मेरी ओर से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि नेम बताया गया है उसके आधार पर हाउ कैन एक्सप्लेन एंड ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी हैव एक्सप्लेन एंड दिस मॉलिक्यूल हैविंग 107 डिग्री एंड दिस हैविंग 102 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, ठीक है, राइट। यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोराइड इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, दैट्स राइट, ओके। यहाँ पर यहाँ आंतरिक, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन की ज़्यादा है, यहाँ पर फ्लोराइड की ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे रिपल्सन बढ़ जाएगा और वो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा।
लेकिन इस केस में क्या होगा, चूंकि फ्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक नाइट्रोजन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। सिंपल सी बात है यार, इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड की ओर आ रहे हैं ना, आप काहे को कंफ्यूज हो रहे हो। जब यहाँ आ रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं NF2 की इन बिटवीन या इसकी, जब सिंपल सी बात है क्योंकि प्लेन में जब इनके बीच में क्या है, दूरी ज़्यादा है भाई, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ना, तो यहाँ दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, रिपल्सन नहीं होगा, तो बॉन्ड निकल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट्स राइट। तो माय डियर स्टूडेंट, ये समझने की कोशिश कीजिए भाई NH3 में ज़्यादा है, NF3 में कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक भी कम है नाइट्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नाइट्रोजन की ओर जाएंगे, नाइट्रोजन की ओर जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल 2 हो गया, ठीक है, जस्ट वी कम ऑन रूल 3। अब रूल 3 क्या है देखिएगा, रूल 3 ये बता रखा है, बहुत ही सिंपल है। रूल 3 ये कहता है ऑन बिहाफ ऑफ द वेस्टफोर्ड सिद्धांत, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, इफ एनी मॉलिक्यूल हैविंग पाई बॉन्ड, ओके, पाई बॉन्ड डज नॉट डिस्टर्ब एनी ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, अर्थात ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड है उसकी जो मूल ज्योमेट्री है, मूल ज्यामिति है, वो पाई बॉन्ड के द्वारा डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। अर्थात उसमें जो नंबर ऑफ जो बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से, उनके द्वारा उसकी ज्योमेट्री अलग हो सकती है, लेकिन पाई बॉन्ड के द्वारा उसमें किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस जनरेट नहीं किया जाता। कहने का मतलब पाई बॉन्ड किसी प्रकार से कोई अपना रोल अदा नहीं करता उसमें, ठीक है, जो ज्योमेट्री है वो वही रहेगी। तो देखिएगा POCl3, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है, बेसिक इसके मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके लिए, देखिएगा यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस है, लाइक दिस। देखिएगा पहले तो इसमें संकर देख लीजिएगा 1 2 3 4, यानी कि 3 सिग्मा प्लस 1 पाई, ठीक है, यानी कि 1 पाई यानी कि 4 सिग्मा हो जाएंगे। तो एक तो इसमें sp3 होगा, दूसरा जो है टेट्राहेड्रल। कहने का मतलब ये है भाई, जो POCl3 है ना, POCl3 की जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है और हाइब्रिडाइजेशन के साथ sp3 है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसको यहाँ पे देखिएगा 5 फोर्स है ना, आई थिंक दैट 15, 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3p, 2 2 4 6 10 2 12 एंड 5 15 लाइक दिस, ओके, एंड की 3s 2 3। अब इसको देखिएगा 3s 1 2 3 है ना, 3p, अर्थात 2 3 4 एंड 5, ठीक है। संकर आई थिंक दैट sp3 है, इसलिए आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कतई नहीं है। तो sp3 यानी कि ग्राउंड स्टेट, ओके, अगर एक्साइटेड स्टेट में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा एक तो S हो गया sp3, लाइक दिस, लाइक दिस, sp3, ये हो गया, ठीक है। अब भाई अगर अपन 1 2 3 4 5 है ना, sp3, ठीक है, चूंकि क्लोरी है ना 1 2 3 है ना, 3 है, ठीक है, और POCl3 है ना, अगर 5 फोर्स का अपन ने निकाला, यहाँ पे
2 और 2 4 है ना, 2 और 2 4 6 10 2 12। ओके, यहाँ पे ये गलती कर गए अपन। ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ओके, अच्छी तरह देख लेगा, क्योंकि 15 है, 2 2 4 6 10 12 और 3 15, तो 3s ये 3 ही आएंगे इसमें, है ना, देख लेना समझना। आई थिंक दैट। तो अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी तरह से मैं डाउट हो रहा था 3s 3p यानी कि sp3। ठीक है, अब जो ये sp है 3 क्लोराइड तो ये हो ही गए, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, लाइक दिस। ठीक है, sp3 हो गया। अब ये जो है ये कहाँ है, ये वाला, लाइक दिस। ठीक है, यानी कि ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ठीक है, यानी कि एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, तो ये हो गया। तो मीन्स दैट ये है जो रूल थर्ड ये कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर पाई बॉन्ड के आ जाने से उसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, ये इस तरह से आपके सामने बता ही दिया, क्योंकि जैसे CH4 होता है टेट्राहेड्रल होता है, इसका है sp3 है। ठीक है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अपन चलते हैं रूल 4 में। अब आ जाइए माय डियर स्टूडेंट्स, रूल 4। ठीक है, नेम 4 क्या बोलता है, नेम 4 ये बताता है, यानी कि यहाँ पे वैलेंस शेल यानी कि जो K L M है ना, ये क्या है, शेल है। यानी कि ये क्यों कहता है नेम 4, अगर पूर्ण भरा हुआ शेल है ना, या पूर्ण यानी कि कंप्लीट भरा हुआ कोश होगा, अगर इलेक्ट्रॉन से ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें फुलफिल्ड सेल है और फुलफिल्ड सेल है, तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, क्योंकि रिपल्सन इसलिए ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। आई थिंक दैट मेरा आइडिया यह है, अगर ऐसा कोश जिसमें फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पूरे भरे में है, तो उसमें रिपल्सन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। ठीक है, बड़ा होगा कहने का मतलब। और इनकम्प्लीट सेल है, यानी कि वो पूरा भरा हुआ ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। या यूँ कह सकते हैं, अगर वो जैसा कि मैं समझाऊंगा यहाँ पे, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कि कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड है उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। और जिस कोश में रिपल्सन कम होगा, यूँ कह सकते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट भरे हैं, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, छोटा होगा, क्योंकि रिपल्सन कम होगा। ठीक है, ये है। अब जैसा कि मैं बता दूँ आपको, K है अपन 2n²। ठीक है, K बराबर अगर अपन माना कि 1 2 लाइक दिस 2 है। अगर L की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, M की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n2 लाइक दिस 18। N की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n2 4 यानी कि 32। यानी कि 2 8 18 एंड 32। तो ये नियम ये कहता है भाई, इस जब केंद्रीय सेंटर मेटल आयन होगा, अगर उसमें जैसा कि एक तो लाइक दिस में बता देता हूँ, 1s 2s 2p 6 है ना। अगर देखिएगा, अगर ऐसा किसी मॉलिक्यूल में ऐसा सेंट्रल मेटल आयन है जिसके पास में क्या है, 2 यानी कि Kl कोस है। अब इसमें क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें जैसा कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s
3D है ना। अगर जैसे अब यानी कि 3s 3p 3D है, ठीक है। l बराबर यानी कि 2 2 4 6 10 2 12, ठीक है, और 6 18 हो गए। अब कहने का मतलब 3s एंड 3p, ठीक है, और इसके साथ में 3D भी आएगा। यानी कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 और 6, तो अभी तो 10 और आ सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन मिनिमम होगा और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। यानी कि रूल 4 ये कहता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, देखिएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसका ले लेते हैं, H2O में है H2O H2S, जैसा कि H2O है ना, और H2SE, ठीक है। ये इसमें 104 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, जबकि इसमें है 92.12, ठीक है। तो अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है, कहने का मतलब है ना, रूल 4 के अकॉर्डिंग करना है अपन को, कहने का मतलब। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन क्या ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का देखना 8 1s 2s 2 और 2 4 है ना, ये हो गया, ठीक है। यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखना सल्फर का H2S दे रखा है, ठीक है, हाँ H2S का, सल्फर का 16 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p है ना, 2 2 4 6 10 2 12, ठीक है, और 4, ठीक है। अब देखना ये यहाँ पे मैंने बताया था अभी K11 की बात की थी, चूँकि यहाँ पे जो सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या यहाँ पे 2s 2p से ज़्यादा आगे हो ही नहीं सकता, यानी कि फिर आएगा 3s 3p 3d, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे, तो इनमें मैक्सिमम क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, है ना। H2O में कंडीशन यही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, 3s 3p एंड 3da, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सपेंशन भी हो रहा है, या यूँ कह सकते हैं 3s 3p की अगर अपन बात करेंगे ना, KLMN, ठीक है, 1 2, इसमें मैक्सिमम कितने आते हैं, 8 आते हैं, ठीक है, 6 हो रहे हैं, है ना। लेकिन इससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकते, एक्सपेंशन नहीं हो सकता। जबकि इसमें क्या है, यहाँ पे 18, तो यहाँ पे 6, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें कुल मिला के इसका जो सेल है इसमें रिपल्सन कम होगा, है ना। रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट्स राइट। तो ये कहलाता है रूल 4, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ। NH3 और PS3 की बात कर लेते हैं अपन, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल्स की यहाँ पे अपन अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। NH3 एंड PS3। NH3 हो गया, ये PS3, ठीक है। अब NH3 में देखिएगा आप, जो बॉन्ड एंगल है X9 है ना, X9 28, ठीक है, सॉरी 107 है यार अपन, NH3 में 1 मिनट, इसमें जो दे रखा है एक 107 18 का, बिल्कुल सही। NH3 में 107 है ना, ये ध्यान, 107 18। PS3 का है 93.18 है ना,
ठीक है, अब इसको कैसे, हाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट, है ना, रूल 4 के अकॉर्डिंग अपन को एक्सप्लेन करना है। नाइट्रोजन का देखिएगा N7 1s 2s एंड 2p3, है ना, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि KLMN के आधार पर अगर अपन जैसे, क्योंकि अपन ने आपने देखा होगा सेल, जैसे भाई सेल तो बड़े होते हैं KLMN, फिर उसमें क्या होता है सब सेल हो जाता है, SPDF हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि सेल की साइज भी बड़ी हो जाती है, लेकिन जब वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंशन करने की संभावना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखना 3 2 5 है, ठीक है, चूँकि यहाँ पे रिपल्सन होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, रिपल्सन होने की ज़्यादा, प्रतिकर्षण होने की ज़्यादा संभावना, इसलिए बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा है। लेकिन पेज 3 में क्या है, जो कि 5 फोर्स का 15 है ना, तो 1s 2s एंड 1s 2s 2p 3s 3p, है ना, 2 2 4 6 10, 2 बार 3 15, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सपेंशन हो जाएगा भाई 3da, लिए यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। अगर रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल 4 कहता है, कहने का मतलब या ना ये है, यानी कि कहने का मतलब इसमें ये है, यानी कि एक तो कंप्लीट भरा हुआ कोर्स है, ठीक है, जो कंप्लीट भर गया उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, और इनकम्प्लीट उसमें एक्सपेंशन होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, ये कहने का मतलब। और यानी कि दूसरे सोडियम से आर्गन की परमाणु के बाद पॉजिटिव में 18 इलेक्ट्रॉन होती है, यानी कि सोडियम लाइक दिस NaMg नमक, आग, सिलिकॉन 5, ये आर्गन, ठीक है, यानी कि इसमें जैसे सोडियम का क्या 11 है, तो 1s2 2s2 1s 2s 2p। अब देखना ये बता रखा है यहाँ पे, सोडियम से अपन चलेंगे ना आर्गन 18 तक, ठीक है, तो 1s 2s 2p 2 2 4 6 10 1s 2s 2p 3s आ गया, ठीक है, यहाँ ना 3s, लेकिन इसमें एक्सपेंशन होने की संभावना ज़्यादा है, 3s से 3pa है एंड 3da, ठीक है, इसलिए सोडियम से आर्गन तक क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, ठीक है, कहने का ये ध्यान रखेगा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ये नियम 4 कहता है, ठीक है। और अब अपन देखते हैं लास्ट का कौन सा नियम है, नियम 5th है, जो ये कहता है कि भाई इसी के अनुरूप कहता है, यानी कि नियम 5th कहता है इसमें ये कहता है रूल 5 में, रूल 5 ये कहता है, यानी कि कोई भी वैलेंस सेल है, ओके, अर्थात ऐसी वैलेंस सेल कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल मेटल आयन है और उससे जुड़े हुए लिगैंड है, ठीक है, यानी कि वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरे हुए हैं, ठीक है, और एक दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कम है, कहने का मतलब, ठीक है, यानी कि तो वही कंडीशन है जिसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उसमें क्या होगा, रिपल्सन होने की संभावना ज़्यादा होगी, जबकि जो इनकम्प्लीट जो वैलेंस सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, ठीक है। तो ये यूँ बताता है, कहने का मतलब यानी कि BF3 तथा SF4 अणु में क्रमश BF एंड SF बंद दूरी में आई कमी को समझाने के लिए इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि लाइक दिस, जैसा कि इसमें बता रखा है इन्होंने,
यानी कि यहाँ पे मैं देखता हूँ जैसे कि इसको BF3 है, ठीक है, एक है SF4, है ना। तो BF3 में जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इसमें है 1.50 आर्गस्ट्रॉम, ठीक है, ये तो है कैलकुलेटेड वैल्यू, है ना। और प्रैक्टिकल वैल्यू है 1.3 आर्गस्ट्रॉम, ठीक है, ये हो गया 1.3, हाँ ये हो गया, ठीक है ना। और SF4 की अगर ये बात करें तो SF में जो बंद लंबाई, यानी कि यहाँ पे तो ये BF की बात करें, बॉन्ड लेंथ, इसमें SF की बात करें, इसमें 1.81 आर्गस्ट्रॉम, कैलकुलेटेड प्रैक्टिकल 1.54 आर्गस्ट्रॉम, ठीक है, ये कहने का मतलब, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या है, ये बता रहा है यहाँ पे भी F है, यहाँ पर भी F है, तो ये क्यों कहता है, कहने का मतलब इस नेम के आधार पर नेम 2 के एक अपवाद को समझाने का सफल प्रयास किया जा सकता है कि PH3 की तुलना में, ठीक है, PF3 का बॉन्ड एंगल बड़ा क्यों होता है। जैसा कि ये कह रहा है, पहले तो ये देखिएगा PH3 की तुलना में PF3 का बॉन्ड एंगल बड़ा क्यों होता है भाई, है ना। ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये जबकि बॉन्ड एंगल कहाँ इसका बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये नियम क्या बता रहा है, इसका बता रहा है। ये समझने की कोशिश करना, जबकि अपन ने नियम 2 पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के आधार पर, जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा, इसका तो होगा ज़्यादा और इसका होगा कम, लेकिन ये कहता है नियम 2 के अपवाद को समझाने का सफल प्रयास किया जा सकता है कि PH3 का बॉन्ड एंगल PF3 की तुलना में बड़ा क्यों होता है, यानी कि हाँ PH3 की तुलना में PF3 का बड़ा होता है, यानी कि इसका बड़ा क्यों होता है। नेम 2 के आधार पर हम P यानी कि ये वाला को, यानी कि इसको छोटा होना चाहिए था, ये यानी कि नेम 2 है वो यही कहता है। नेम 2 अपन ने पढ़ा था कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है इसमें रिपल्सन क्या हुआ, कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा, जबकि इसका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, कहता है, ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड हाइड्रोजन की तुलना पर, है ना। लेकिन हम BF3 तथा ऐसे परमाणुओं की क्रमश बंद दूरी में आई कमी को समझाते हैं। अब ये बता रहा है फ्लोरीन परमाणु का अधिक आवेश घनत्व कुछ अंशों में कम किया जा सकता है यदि फ्लोरीन किसी ऐसे परमाणु से बंधित हो जिसका आवेश घनत्व बहुत कम हो, जैसे बोरोन या सल्फर। ये ध्यान रखना, बोरोन या सल्फर, ठीक है। अर्थात ये नियम ये कहता है कि भाई फ्लोरीन एटम की क्या विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे एटम होते हैं जिनके पास, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो उस केस में क्या होगा भाई, अगर ये जैसे फ्लोराइड है, ये इससे क्या करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, है ना, तो बॉन्ड एंगल क्या हो, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये, ठीक है, यानी कि ये कह रहा है फ्लोरीन परमाणु का अधिक आवेश घनत्व कुछ अंशों में कम किया जा सकता है यदि फ्लोरीन किसी ऐसे परमाणु से बंधित हो जिसका आवेश घनत्व बहुत कम हो, ठीक है, जैसे बोरोन या सल्फर। फ्लोरीन से इस आवेश के विस्थापन को p या p बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। वैसे तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, परंतु इसको सिग्मा विद्युत ऋणता या पाई विद्युत ऋणता के रूप में अलग अलग देखा जाता है। यह ज्ञात किया जाता है कि फ्लोरीन की सिग्मा विद्युत ऋणता तो सर्वाधिक होती है, जबकि दूसरी ओर पाई विद्युत ऋणता का मान बहुत निम्न होता है। यहाँ तक कि कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, फ्लोरीन में पाई विद्युत धनी प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अब BF3 और SF4 में क्रमश बोरोन और सल्फर से द्विबंध बना लेगा, इस द्विबंध निर्माण में बंध दूरी में कमी आ जाएगी, जो कि प्रागमांसिक प्रकृति, ठीक है। यानी कि ये समझना ना, यानी कि ये जो रूल है ना, ये यूँ कहता है कि भाई अगर कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इफ एनी मॉलिक्यूल, उसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, उससे हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एटम वाला लिगेंड जुड़ा है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, अगर हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम जुड़ा है तो रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, कम होना चाहिए। अगर अपन ने वहाँ नेम 2 पढ़ा था, जिसको अपन ने
ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वी हैव एक्सप्लेन दिस, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि नंबर 2 का एक्सेप्शन बता रहा वो क्यों होता है, लेकिन कुछ ही मॉलिक्यूल्स में है। वो कहता है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें जो सेंट्रल एटम होता है वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है या उसके पास इलेक्ट्रॉन आवेश कम होता है, लेकिन वह अगर अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़े हुए होते हैं तो कुछ हद तक क्या होगा, उसके आवेश को कम किया जा सकता है। वो क्या करेगा, अगर फ्लोरीन उसके साथ में पी पाई या डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। हम जानते हैं कि जब डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे BF3 है और SF4 है, तो यहाँ पे है ना कैलकुलेटेड तो ये है ना, ये ध्यान रखें, कैलकुलेटेड तो ये है और प्रैक्टिकली है। तो यहाँ 1.50 आर्मस्ट्रॉन्ग है, SF4 में 1.81 आर्मस्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रायोगिक तो प्रैक्टिकल वैल्यू जब हम निकालते हैं ना तो 130 आर्मस्ट्रॉन्ग मिलती है ना, यहाँ 154 आर्मस्ट्रॉन्ग मिलती है। उसके पीछे रीजन ये बताया कि भाई चूंकि फ्लोराइड है ना, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, BF3 है जैसे SF4 है ना, यानी कि फ्लोराइड की SF4, ठीक है, इसमें क्या होगा, फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी S से ज़्यादा है, ठीक है, और BF4 में है ना, इसमें क्या होगा, इसमें भी फ्लोराइड की बोरोन से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, ये कुछ एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, या यूँ कह सकते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती, तो यह क्या करेंगे, यानी कि फ्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर तो खींच लिया, लेकिन चूंकि इनके पास भी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं तो ये क्या करेंगे, आपस में पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये एक्सेप्शन किसका बता रहा है, नेम 2 का, ठीक है। हालांकि ये बहुत कम होता है, कुछ ही केसेज है जिसमें ऐसा होता है, तो ये नेम 5 कहता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आज हमने वेस्पर सिद्धांत को पढ़ा है, और इसमें कुछ लिमिटेशंस इसकी भी है, वो मैं बता देता हूँ आपको क्या लिमिटेशंस इसकी, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना, ये ध्यान रखा। एक तो इसमें देखो, है ना, यानी कि वेस्पर सिद्धांत के आधार पर अपन क्या करते हैं, जो इसकी जो लिमिटेशंस है ना, ये ध्यान रखना। ये तो हो गए रूल्स, है ना, और इसका एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, लिमिटेशंस देखिएगा, लिमिटेशंस, ओके। लिमिटेशंस में दिस वेस्पर सिद्धांत डज नॉट एक्सप्लेन पोलर एंड नॉन पोलर, ये ध्यान रखना। पोलर एंड नॉन पोलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। यूँ कर सकते हैं, यानी कि जो हाईली पोलर है ना, यानी कि हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जो बॉन्ड एंगल फॉर्मेशन होता हाईली पोलरिटी वाले, यानी कि जो हाईली पोलरिटी मॉलिक्यूल है, हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उनमें बॉन्ड एंगल फॉर्मेशन होता है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। जैसा कि इसने बताया कि H2O एवं Li2O की समान संरचना होने के बावजूद H2O का आकार V है, जबकि Li2O का एक लीनियर है, ठीक है। ये सिद्धांत कुछ संक्रमण तत्वों के जटिल की आकृतियों को भी नहीं समझा पाया, अर्थात कहने का मतलब ये तो होगी वो बात, यानी कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अपन ने, जैसे अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी के आधार पर उसको पढ़ा था। तो यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। ये है कहने का मतलब इसकी कमी, ठीक है। थर्ड है, ये उन अणुओं की आकृतियों का निर्धारण भी सही नहीं कर पाता जिनमें इनर्ट पेयर युग्म उपस्थित होता है, यानी कि कुछ इनर्ट पेयर मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये उन अणु या आयनों की आकृति भी नहीं बता पाता जिसमें अधिक पाई इलेक्ट्रॉन स्थानीयकृत होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी कुछ डिमेरिट्स है कहने का मतलब,
यानी कि हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स कोई जिनमें बॉन्ड एंगल है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, और कुछ जिसमें एक से अधिक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या पाइप बॉन्ड का विस्थानीकरण या डिलोकलाइजेशन होता है उनका ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है, हालांकि ये लिमिटेशन लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस ये है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अच्छी तरीके से इसको हम पढ़ते हैं तो और ही बहुत आनंद आता है पढ़ने का। ठीक है, और अच्छी तरह से अपन मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।